नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेसफुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन यूनान के एक महान कवि होमर की जीवनी और उनके रचनात्मक कार्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, भारतीय समाज में हमारे दो महाकवि महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास जी का जो ओरा है, उससे आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी और महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, और इन दोनों महाकाव्यों को आप सभी जानते हैं कि न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इपिक। इनका इतिहास जो है, इनके अंदर की जो कहानियां हैं, उसको आप साइड रख दीजिए कि ये रिलीजन से जुड़ी हुई भी घटनाएं हैं, रिलीजन को भी इसमें बहुत ज़्यादा वो तवज्जो मिली हुई है, इसलिए भी ये पॉपुलर हैं। लेकिन ना केवल रिलीजन के एस्पेक्ट में देखिए, इनको आप एक पोएटिक वर्क के तौर पे देखा जाए तो भी ये बहुत ही शानदार काम है। आप इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि रामायण और महाभारत सच में हुई घटनाएं हैं या नहीं है, ये माइथोलॉजी का हिस्सा है। कोई इसके पक्ष में तर्क देगा, कोई आपको विपक्ष में तर्क देगा, लेकिन बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास जी ने जो जिस तरीके से चीजों को लिखा है वो कमाल का है। तो उनका जो ओरा है वो उनके लिखित काम की वजह से है, उनके पोएटिक वर्क की वजह से, उनके स्टेटस की वजह से है। और उसी तरीके का जो ओरा है वो प्राचीन यूनानी सभ्यता में होमर का है। प्राचीन यूनानी सभ्यता अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध सभ्यता मानी जाती थी। उनका लिटरेचर और उनका कल्चर काफी रिच था। उसके बावजूद भी होमर को उनकी माइथोलॉजी में और उनके पूरे लिटरेचर में सबसे ग्रेटेस्ट ऑथर और सबसे ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो किताबें लिखी थी, दो इपिक लिखे थे, एक है इलियाड और एक है ओडिसी। इलियाड जो है और ओडिसी जो है, इन दोनों कहानियों को भी मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, हालांकि इनके ऊपर मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं। ग्रीक हिस्ट्री को भी मैं पूरा कवर करा चुका हूं, ग्रीक अंपायर के इतिहास के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। होमर के बारे में बात करेंगे। होमर इनके सबसे महान कवि होने के बावजूद एक मिस्ट्री है। वो किस तरीके की मिस्ट्री है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो एंशिएंट ग्रीक ऑथर हैं, इन्होंने इलियाड और ओडिसी को लिखा है, ये कहा जाता है। अब इसके ऊपर भी कई सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरी हैं कि ये इन्होंने थे भी थे या नहीं थे। तो इनके जो फेमस वर्क हैं उसके बावजूद इतने इन्फ्लुएंशियल ऑथर माने जाते हैं कि जो ग्रीक और रोमन लोग हैं उनका मानना है कि अगर किसी ने होमर को नहीं पढ़ा तो वो अपने आप में पूरी तरह से एजुकेटेड ही नहीं है। इतना बड़ा ओरा है इनका उस पूरे समाज में। ग्रीक समाज और रोमन सभ्यता में दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित सभ्यताएं थी, और इनके जो ग्रीक गॉड्स और रोमन गॉड्स हैं वो भी काफ़ी सिमिलर हैं। दोनों के रिलीजन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन ग्रेको रिलीजन के ऊपर। अब बात करते हैं कि इनका जो इन्फ्लुएंस है वो ना केवल लिटरेचर पे बल्कि एथिक्स और मोरालिटी पे भी है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति रिलीजन के बारे में लिखता है, उसके इतिहास की, उसकी माइथोलॉजी की कहानियों को व्यक्त करता है, तो उसमें बहुत सारी मोरलिटी और एथिक्स के रिलेटेड जो कहानियां हैं वो भी आती हैं, तो वो भी उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और पुराने जो ग्रीक माइथोलॉजी और रिलीजन के ऊपर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सबसे ज़्यादा होमर की किताबों से ही मिलती है, इनकी इलियाड और इनकी ओडिसी से ही मिलती है। हमें उसी से समझ में आता है कि ये जो रिलीजन था, यहाँ के कल्चर के जो लोग थे, वो समाज के जो लोग थे, वो किस तरीके के लोग थे। उसके बाद जो ओरिजिनल इतिहास है वो तो हेरोडोटस के टाइम से लिखा जाना लगा था, और वो बहुत आगे जाके लिखने लगा, लेकिन होमर इनसे भी बहुत पुराने इतिहासकार हैं और पुराने माइथोलॉजिकल पोएट हैं। अब बात आती है, इतना कुछ होने के बावजूद भी जो होमर हैं उनके बारे में हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि क्या होमर नाम का कोई व्यक्ति पैदा भी हुआ था, या होमर नाम का कोई व्यक्ति कहाँ पे पैदा हुआ, अगर हुआ है तो कौन से समय में पैदा हुआ, उसका घर परिवार कहाँ था, कहाँ कहाँ वो घूमा। इन चीज़ों के बारे में हमें कोई एविडेंस नहीं पता चलता है। वो कब मरे, कब पैदा हुए, ये चीज़ें हमें पूरी तरीके से पता नहीं है। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से होमर को रिप्रेजेंट किया है। किसी ने कहा है कि होमर का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ, किसी ने जाके कहा है कि 12th सेंचुरी में हुआ है। तो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है होमर का एरा। लेकिन जो प्राचीन इतिहासकार हेरोडोटस है, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उन्होंने कहा कि लगभग 8th सेंचुरी में ये पैदा हुए थे। तो 8th से 9th सेंचुरी के बीच का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा माना जाने वाला टाइम है कि इस जमाने में होमर अपना जीवन जी रहे थे। और लेकिन फिर भी हमें कोई एकदम डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि सर्टेनली हम कह सकते हैं कि इस एरा में पैदा हुए, इस पर्टिकुलर प्लेस पे पैदा हुए, इनके पेरेंट्स थे और यहाँ पे इनकी डेथ हुई। ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती। इसीलिए होमर अपने आप में एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्यों है कि देखिए, कुछ स्कॉलर कहते हैं कि होमर नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि होमर जो है वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक ग्रुप था, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये दोनों एपिक लिखे हैं। कुछ लोगों ने कह रहा है कि एक इंस्टीट्यूट था, इन्होंने सब ने मिलकर ये किताबें लिखी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देखो ऐसा है,
होमर ने किताबें लिखी तो हैं, उसने सिर्फ ये किताबें जो है वो कंपाइल करी हैं, लेकिन बहुत सारी जो पहले से चलती आ रही लीजेंड्स थी, ट्रेडिशन था, कल्चर था, कहानियां चलती आ रही थी, तो उनको लोगों से सुना, ओरल ट्रेडिशन को फॉलो किया और उसके बाद इनको उसने कंपाइल कर दिया, क्योंकि वो एक अच्छा कवि था। तो अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं होमर के बारे में। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसने क्या कहा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनको कहा जाता है ब्लाइंड बार्ड। ब्लाइंड बार्ड कैसे? ब्लाइंड तो आप जानते हैं अंधा, और बार्ड मतलब कवि होता है, तो अंधे कवि माने जाते हैं ये। और जैसे कि शेक्सपियर को कहा जाता है बार्ड ऑफ इवॉन, उसी तरीके से इनको कहा जाता है द ब्लाइंड बार्ड ऑफ ग्रीस। ग्रीस के ये एक अंधे कवि थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी भी अंधे थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। तो उसी तरीके से ये उस तरीके से भी आप देख सकते हैं होमर को। उसके बाद इन्होंने होमर जो नाम है ये बहुत ही अनयूजुअल नाम था। इसका मतलब भी कई बार माना जाता है कि या तो होमर का मतलब ही ब्लाइंड होता है, या इसका मतलब होता है कैप्टिव यानी बंधी। तो होमर अपने आप में एक ऐसा नाम है कि ये नाम नहीं लगता कि ये नाम होगा। कोई अपने आप का नाम अंधा क्यों रखेगा, या फिर अपने आप का नाम कैप्टिव क्यों रखेगा, यानी बंधी क्यों रखेगा? तो होमर जो नाम है ये भी लोगों ने दिया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति विशेष का। किताबों के ऊपर जिस तरह से कंपाइलेशन था उसमें ऐसा नहीं लिखा कि ऑथर्ड बाय होमर, उन्होंने खुद लिखा हो। होमर ये नाम दे दिया गया, ये प्रचलित हो गया नाम, ऐसा है। तो बेसिकली ये कहा गया कि ये ब्लाइंड थे खुद, तो उसके बाद इनको नाम होमर दे दिया गया। तो काफ़ी ही बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कहानी है होमर की। बस इनकी जो कहानियां हैं, इनकी बर्थ डेट है, इनकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनका जो लिटरेचर वर्क है वो तो अवेलेबल है ना, उसी से इनकी पहचान है, उसको हम आगे पढ़ेंगे ही। तो जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि बर्थ प्लेस और डेट के बारे में सर्टेन इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इतिहासकार अलग अलग शहरों के बारे में कहते हैं कि कोई कहता है एथेंस में पैदा हुए, कोई कहता है कहीं पैदा हुए, कोई कहते हैं कहीं हुआ। लेकिन एक आयरलैंड है, चियोस आइलैंड है, एशिया माइनर में आता था। एशिया माइनर मतलब आज का टर्की। अगर प्राचीन ग्रीक एम्पायर की बात करें तो यहाँ पे एशिया माइनर आया करता था, टर्की वाला हिस्सा, और काफ़ी बड़ा हिस्सा था ये। तो एशिया माइनर में इनका जन्म हुआ था, इनके वेस्टर्न कोस्ट पे इनका जन्म होता है। ये एक ज़्यादा माने जाने वाली बात है, और पूरी तरीके से तो इस पर भी हम सर्टेनली नहीं कह सकते। तो इनकी फैमिली जो है वो यहाँ पे रहती थी। काफ़ी क्लेम किए जाते हैं कि इनके एंसेस्टर्स यहीं से रहते थे, और उनके काम को भी यहाँ से, कई उनके आर्टिस्टिक वर्क जो हैं वो यहाँ से मिले हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ से वो पैदा हुए। जैसा कि कहा कि जगह का ही नहीं पता, तो फिर जन्म डेट कैसे पता चलेगी? तो सर्टेन डेट नहीं पता। 750 से लेके 1200 के बीच में डेट मानी जाती है। 1200 BC की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय के लिए मानी जाती है। तो एक और पोइट थे हेडियोस। अब पता कैसे लगाया जाता है? देखिए, कोई कार्बन डेटिंग तो होगी नहीं, कि कोई अस्थियां तो उनकी मिली नहीं है कि उनसे अब पता लगाएंगे। तो उनका जो लिखने का तरीका है, उनकी जो लैंग्वेज है, वो अलग अलग जमाने के हिसाब से देखनी पड़ती है। तो एक कवि होते हैं हेडियोस, ये 7वीं और 6वीं शताब्दी के बीच में कवि जन्म हुए थे, नहीं 8th और 7th सेंचुरी BC के बीच में इनका जन्म हुआ था। तो इनके बाद पहले आए थे ऐसा माना जाता है ये जो होमर हैं, और मीडियास से बाद में आए थे। मीडियास एक राजा हुए हैं भाई ग्रीस के, जो जिस भी चीज़ को छू लेते थे सोना हो जाता है। ये माइथोलॉजिकल कहानी है, इनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, किसी दिन आपको बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मिडास से के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं, और हिडियोस से पहले के माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 8th 9th सेंचुरी के BC के अराउंड इनका जन्म हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो पर्सनल लाइफ एक मिस्ट्री है होमर की, और नाम भी अपने आप में मिस्ट्री है कि किसने नाम दिया, कैसे जन्म हुआ। ये प्राचीन, अगर आप मैप देखें पुराने ग्रीक एम्पायर का, तो इस तरीके का आपको मैप दिखेगा। और बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स, जिनको पोलिस कहा जाता था, पॉलिटिकल एंटिटी हुआ करते थे, ये छोटे स्टेट्स हुआ करते थे। जैसे हमारे यहाँ महाजनपद पीरियड था, वैसा ही था। अब बात करते हैं ट्रोजन वॉर की, और ट्रोजन वॉर के ऊपर वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, और काफी इंटरेस्टिंग है ट्रोजन वॉर। ये देवताओं के बीच का युद्ध था। देवता अलग से लड़ रहे थे, एक देवता, वैसे तो ह्यूमन बींग्स के बीच में युद्ध था, लेकिन देवता एक तरफ किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ है, हमारे महाभारत का जो संदर्भ है हमारे हिंदू समाज में जितना उसकी वैल्यू है, उसी तरीके से ग्रीक समाज में ये जो ट्रोजन वॉर है उतनी महत्वता है इसकी। और ये क्या था ट्रोजन वॉर? इस कहानी को मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि देखिए, ये है ट्रोय है ये, और इधर है ग्रीस। ग्रीस में आपको एथेंस, स्पार्टा और बहुत सारे स्टेट्स दिखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, ट्रोय का एक राजकुमार होता है जिसका नाम होता है पेरिस।
पेरिस जो होता है वो स्पार्टा की एक क्वीन होती हैं, इनका नाम होता है हेलन। उसके प्रेम प्रसंग में ये पड़ जाता है। उसके बाद उसको स्पार्टा से भगा के ये ट्रॉय लेके आ जाता है। ट्रॉय के ले जाने के बाद स्पार्टा और ग्रीक लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी रानी को कोई भगा के ले गया तो उनके लिए आत्मसम्मान पे ठेस थी। तो ये लोग इसको बोलते हैं ट्रॉय के राजा को कि भाई हमारी रानी को वापस दो, लेकिन ट्रॉय के राजा और पेरिस इस हेलन को वापस देने से मना कर देते हैं। तो एक लड़ाई होती है एथेंस और ट्रॉय के बीच में। तो ग्रीक वर्सेस ट्रॉय, ट्रॉय की तरफ होते थे ट्रोजन गॉड्स और ट्रॉय के लोगों को ट्रोजन कहा जाता था। ट्रॉय की तरफ से लड़ने वाले जो लोग थे उसमें सबसे महान योद्धा माना जाता है हेक्टर, और इधर ग्रीक की तरफ से लड़ने वाले योद्धाओं में से सबसे महान व्यक्ति माना जाता है अखिलेश, जो कि अपने आप में एक दैविक पुत्र था, देवताओं का बेटा था। वो अपने आप में एक डाइटी माना जाता था और ग्रीक इतिहास के सबसे महान जो वॉरियर हैं उनमें उनकी काउंटिंग होती है। हरक्यूलिस और अखिलेश जैसे महान योद्धा हुए हैं वहां पे। ये हेलन है, ट्रॉय की हेलन है। हालांकि ये स्पार्टा की हेलन थी, लेकिन ट्रॉय चली गई तो हेलन ऑफ ट्रॉय इनको कहा जाने लगा। ये पेरिस है जो इनको लेके आए थे। उसके बाद ट्रॉय के ऊपर एक बहुत ही विध्वंसकारी हमला किया जाता है ग्रीक लोगों के द्वारा, और ट्रॉय को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, और ट्रॉय यहां पे खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं फॉल ऑफ ट्रॉय। फॉल ऑफ ट्रॉय के बाद ट्रॉय शहर तो बर्बाद हो जाता है, और इसी कहानी को बता रखा है इलियाड में। इलियाड में पूरा जिक्र कर रखा है किस तरीके से कौन ग्रीक लोगों को सपोर्ट कर रहा था, कौन ट्रॉय को सपोर्ट कर रहा था, ट्रॉय कैसे बर्बाद हुआ। ट्रोजन ये जो हॉर्स है इसकी कहानी भी बताई है कि जब ग्रीक लोगों के द्वारा ट्रॉय को फतेह कर पाना नामुमकिन सा हो गया था, तो इन्होंने इनको धोखे से इनको गिफ्ट में कहा कि आप ये घोड़ा लेके जाओ और हम शांति समझौते पे साइन करने के लिए तैयार हैं, शांति हो जाएगी हमारे बीच। और इस लकड़ी के घोड़े के अंदर अपनी सेना को भेज दिया चोरी छुपे। उसके बाद इस घोड़े से वो सेना निकल के आई, उन्होंने ट्रॉय के किले के अंदर प्रवेश कर लिया और ट्रॉय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया, पीटा गया, औरतों के साथ जबरदस्ती की गई, बच्चों को मारा गया, जिससे देवता और ज्यादा नाराज हो गए। और उसके बाद ग्रीक लोग जो जीत गए थे इस लड़ाई में वो भी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाए और वो समुद्र में ही डूब के मर गए। इस समुद्र में डूब के यहां पे मर गए। ज्यादातर लोग इस एग्नियन सी में डूब के बर्बाद हो गए। तो ये कहानी भी बता रखी है। तो ये जो कहानी है ट्रॉय की, जो बर्बादी की कहानी है, और ये जो ट्रोजन वॉर की जो कहानी है, इसको इलियाड में इन्होंने नोट कर रखा है, इलियाड में इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है। इलियाड की जो कहानी है वो पूरी तरीके से सत्यास्थ नहीं है, वो माइथोलॉजिकल कहानी है। उसके कुछ पहलू सही हो सकते हैं, कुछ पहलू गलत हैं। उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट राइटर हैं वो ग्रीक लिटरेचर के, इपिक फॉर्म में उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने बहुत ही मोन्यूमेंटल स्टोरी को, इतनी बड़ी कहानी को पोएटिक फॉर्म में बता देना बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर बात करें इंडियन जो इपिक्स हैं रामायण और महाभारत, तो रामायण का 1/4 भाग है ये इलियाड, तो रामायण महाभारत का 1/4 पार्ट है। आप जानते हैं कि लगभग 24,000 श्लोक लिखे गए हैं रामायण के अंदर और 1 लाख के आसपास श्लोक लिखे गए हैं महाभारत में। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत बड़ा महाकाव्य था और इसमें बहुत ही गजब तरीके से उन्होंने कहानी को रिप्रेजेंट किया था। बहुत ही राइम इसमें था, पोएटिकल टेक्निक्स थी, इतने शानदार तरीके से इन्होंने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया था। उसमें जो दैविक एंगल है और इंसानी एंगल्स है, फीलिंग्स हैं, सभी चीज़ों को बहुत ही कमाल के तरीके से होमर ने इसमें रिप्रेजेंट किया है। लेकिन बात आती है कि हिस्टोरिकल एंगल देखा जाए तो ये जो ट्रोजन वॉर हुआ है ये सच में हुआ भी या नहीं हुआ। हुआ तो कैसा हुआ, क्या सच में ट्रॉय नाम का कोई शहर था भी, हुआ है तो वहां पे हेलन नाम की किसी राजकुमारी को क्या कोई लेके गया था, क्या कोई अखिलेश नाम का योद्धा था, क्या कोई हेक्टर नाम का योद्धा है, क्या सारी चीजें जैसे तरह से होमर ने लिखी वैसी की वैसे थी। अगर ट्रॉय नाम का शहर था तो ठीक है, देखिए शहर ट्रॉय नाम का होने से और ट्रॉय के ऊपर कोई अटैक हुआ है उससे भी ये पूरी कहानी सही नहीं हो जाती। कहानी के हर एक संदर्भ को देखा जाएगा कि वो सही है कि नहीं, तो हर एक संदर्भ के अगर ऊपर बात करें तो ये कहानी पूरी तरह से सही नहीं है। ये चीजें कही जाती हैं कि ट्रॉय जो शहर है, जो एशिया माइनर में एक शहर रहा है, टर्की के अंदर ये शहर रहा था, जैसे कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया, यहाँ पे ट्रॉय नाम का शहर था। ये शहर तो बार बार बना है और बार बार टूटा है। तो छठी बार जो ट्रॉय बना उसकी ऊपर एक लड़ाई लड़ी गई थी, वो 1184 में लड़ी गई और इसके ऊपर एक 19वीं सेंचुरी के स्कॉलर थे जिनका नाम है हेनरिक स्केलमैन। इन्होंने कहा है कि इसके जब डिस्कवरी की और यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे हुए और खुदाई हुई तो वहां पे पता चला है कि ट्रॉय ने जिस शहर की बात करी है, जिस ट्रॉय की बात की है, वो ये ट्रॉय है और ये 1184 के आसपास इसके ऊपर एक इन्वेजन हुआ है।
लेकिन इतना बड़ा इन्वेजन भी नहीं हुआ जितना बड़ा कि ट्रोजन वॉर में बताया गया है कि दैविक युद्ध ही हो गए, पूरी तरह से शहर को खत्म ही कर दिया कि लोग ही नहीं बचे वहां पे, तो एक बच्चा बचा था, ऐसी कहानियां उसमें बता रखी हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ है, ये पूरी तरीके से तो सच कहानी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं कि ट्रोजन वॉर हुआ है, कोई ऐसा वॉर हुआ है जिसमें ट्रॉय को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करी और ट्रॉय यहाँ पे खराब हुआ। अब पर्सपेक्टिव की बात करें कि होमर ने जो चीज़ें लिखी हैं उससे होमर के बारे में हमें क्या पता चलता है, और होमर के लाइफ के बारे में जो कि एक मिस्ट्री है उसके बारे में क्या पता चलता है। तो एक चीज़ तो जब लिखी है इन्होंने चीज़ें, उससे एक अंदाज़ा लगता है कि ये डार्क एज में कहीं पैदा हुए। और ग्रीक पीरियड के बारे में मैंने पूरी चीज़ें आपको बताई हैं, क्लासिकल एरा कौन था, डार्क एरा कौन सा था। तो ये 7th 8th 9th सेंचुरी वाला जो टाइम है जिसमें आपको ज़्यादा रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं, उस जमाने में रहे होंगे होमर। ये एक और ज़्यादा हमें उस चीज़ के करीब लेके जाती है इनके जन्म के बारे में, जब इसमें पता चलता है कि 8th 9th सेंचुरी बीसी में इनका जन्म हुआ है। लेकिन 8th 9th सेंचुरी बीसी में हुआ, तो इन्होंने 12th सेंचुरी बीसी में जो इन्वेजन हुआ उसके बारे में कैसे लिखा, मतलब ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे, इन्होंने बाद में लिखा है, चीज़ों को सुन सुनाई बातों को लिखा है, लोगों को जो ट्रेडिशनल तौर पर जो ओरल हिस्ट्री आ रही थी उसको लिखा है, और अपने तरीके से लिखा है, ये चीज़ें पता चलती है। उसके बाद इन्होंने सोशल हायरार्की के बारे में लिखा है, और जो पोलिस सिस्टम चलता आ रहा था सिटी स्टेट्स, वो एंड उस समय पे ये जन्म ले रहे थे। तो उस समय पे जब इनका जन्म हुआ, उस टाइम पे अगर ट्रोजन वॉर होता है तो एक बहुत बड़ा वॉर था। और उस समय के हिसाब से अगर रियल हिस्ट्री को अगर हम पढ़ें तो हमें ऐसा कुछ लिखता नहीं है कि उस समय ग्रीक साम्राज्य इतना पावरफुल था और इन्होंने इतना पावरफुल कोई लड़ाई लड़ी है। तो ये जो बातें चलती हैं ट्रोजन वॉर की, वो एक तरफ से पूरी तरह से सही नहीं है, और कोई लड़ाई हुई है तो भी झड़प हुई होगी, इतना पावरफुल इन्वेजन कोई नहीं हुआ। तो ये हमें पता चलता है इनकी कहानी से और इनके आसपास के कंटेम्प्रेरी लोगों के इतिहास से, और उस समय जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ग्रीक समाज का उस हिसाब से। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ट्रॉय के ऊपर जो इन्वेजन था, फॉल ऑफ ट्रॉय है, वो एक ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखी हुई कहानी है ट्रोजन वॉर की। उसमें देवता और ये सब चीजें माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। अब ओडिसी की बात करें तो ओडिसी की जो कहानी है वो भी इलियाड से जस्ट बाद शुरू हो जाती है। इलियाड की जो कहानी है जिसमें ट्रोजन वॉर है, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रोजन वॉर में ग्रीक लोगों ने इतनी ज़्यादा दहशत मचा दी थी कि देवता नाराज हो गए, और उन्होंने कहा कि हम ग्रीक लोगों को भी बख्शेंगे नहीं, उनको उनके किए की सजा दी जाएगी, और उनको एग्नियन सी में डुबो दिया गया। ज़्यादातर लोग डूब गए, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है ओडिसियस, ये इथाला का किंग हुआ करते थे, ये इस लड़ाई में शामिल थे। और ये वापस जब जाते हैं, 10 साल की इनकी जर्नी जो है उसमें 6 साल के बारे में ही बात कर रखी है, फाइनल कवर है इसके, फाइनल 6 वीक ही कवर कर रखे हैं इसमें। तो इस पूरी जर्नी को इसमें कंक्लूड कर रखा है, बता रखा है कि किस तरीके से ये व्यक्ति अपने घर जाते हैं तो इसके सामने कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या ये सोचते हैं, और ये जो ट्रोय के वॉर हुआ इसके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो ट्रोजन वॉर के बाद की ये कहानी है ओडिसी में। अब ओडिसी को लेकर भी कुछ यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, और वो कंट्रोवर्सी ये है कि इसकी ऑथरशिप क्या सच में होमर को जाती है। अपने आप में होमर एक कंट्रोवर्शियल फिगर, एक मिस्ट्री। उसके बाद ये जो इलियाड का लिखने का तरीका है और ओडिसी का लिखने का तरीका है वो काफ़ी एक दूसरे से अलग है। उसमें जो नरेशन का तरीका है, उसमें जो पोएटिक फॉर्म है वो थोड़ी अलग इस्तेमाल करी है। लेकिन ये कहानी जो है वो इलियाड से जस्ट बाद शुरू हो जाती है, तो होमर को ही इसका श्रेय जाता है कि होमर ने ही लिखी होगी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो कहानी है तो 100-200 साल बाद लिखी गई है ओडिसी की, क्योंकि इसमें लिखने का तरीका इतना ज़्यादा अलग है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 100-200 साल नहीं, 10-20 साल बाद ही लिखी है, होमर ने लिखी है। तो ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन ओडिसी और इलियाड के जो लेखक है वो ओरिजिनली होमर को ही माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। होमर की लेगेसी की बात करें कि देखिए होमर मिस्ट्री हैं, होमर की जो कहानियां हैं वो माइथोलॉजिकल हैं या कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी होमर जो हैं वो ग्रीक सभ्यता में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं, ना केवल उस समय लेकिन आज तक दिन तक इनका जो लेगेसी है वो जीवित है। हाँ, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, उसको भूले थोड़ी हैं। तो प्लेटो जो कि एक बहुत ही महान फिलोसोफर हुए हैं ग्रीक सभ्यता में, आप जानते हैं सोक्रेटिस, प्लेटो और जो अरिस्टोटल हैं वो ये तिगड़ी जो है वो बहुत ही महान फिलोसोफर की थी, इनकी बायोग्राफी में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। तो प्लेटो ने कहा था एक बार कि होमर जो हैं वो हमारी ग्रीक सभ्यता के एक महान एजुकेटर थे। उन्होंने हमारे समाज को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, उनकी जो एथिक्स और उनकी मॉरलिटी को लेकर जो व्याख्याएं हैं इलियाड और ओडिसी में वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए। तो इस चीज की वजह से और ज्यादा होमर को तवज्जो दी जाती है। उसके अलावा ग्रीक लोग जो हैं वो तो अपने आप गॉडफादर मानते हैं होमर को,
और उनके नेशनल कल्चर, उनके क्रोनोलॉजिकल माइथोलॉजिकल ऑर्डर, उनके कलेक्टिव मेमोरीज, इन चीज़ों की वजह से, उनके पोएटिक वर्क और उनके एपिक की वजह से जो होमर हैं वो उनके सभ्यता में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि लिगेसी बहुत ही गजब की है होमर की। तो होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी होमर के बारे में, उनकी कहानियां भी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और ग्रीक समाज के बारे में और ग्रीक लोगों के बारे में अगर आप और चीज़ें जानना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं ग्रीक लोगों के इतिहास के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट लड़ाइयों के बारे में, जो ग्रीक और जो पर्शिया के बीच में इन लड़ाइयाँ चलती थी उनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। See you next class.